जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसवी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो पजल टेस्ट से संबंधित है। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किया था, ठीक है। और उसमें लाइन वाले और सर्कल के चारों ओर, स्क्वायर टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे होते हैं, उस कंडीशन में हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट मिक्स्ड विथ पजल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाई जाएगी वो क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोग वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हों, है ना, स्क्वायर ये सर्कल के चारों ओर बैठे हों या लाइन में बैठे हों, और साथ में उनका कुछ प्रोफेशन भी दिया हो, ब्लड रिलेशन भी हो, है ना। और भी बहुत तरह के केस होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक लाइन में बैठे हुए हैं और वे अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, अलग अलग मंजिलों में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको पजल टेस्ट वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो ये पजल टेस्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट 35 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट का ही रहे, और 2 ही क्वेश्चन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम 2 क्वेश्चन करके ही मैंने टारगेट रखा है कि इस पजल टेस्ट को मैं 2 या 3 या 4 अगर पार्ट में भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 अगर पार्ट में बनता है तो ये 2 क्वेश्चन हर पार्ट में करवाएंगे, ठीक है, ताकि वो 30 मिनट के आसपास का वीडियो रहे। थोड़ा कम या ज़्यादा रहे तो चलेगा, बहुत लंबा वीडियो हमें नहीं करनी है, ठीक है जी। तो पजल टेस्ट में क्या क्वेश्चन होता है मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो होंगे क्वेश्चन होंगे वो सिटिंग अरेंजमेंट मिक्स्ड विथ पजल होंगे। ब्लड रिलेशन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के प्रोफेशन भी दिए हो सकते हैं, और अलग अलग मंजिलों में रहते हैं और एक बेंच पे बैठे हैं, ऐसे करके भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इसमें कुछ लोग एक कतार में बैठे हुए हैं, आमने सामने करके, फेस करके, और फिर वो अलग अलग बैंकों में काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखो बच्चों, जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IBPS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिया है। हो सकता है इसमें कुछ मैंने नाम चेंज कर दिए हों, कुछ प्रोफेशन भी चेंज कर दिए हों, बट ये क्वेश्चन जो है वो हूबहू सेम उसी मॉड्यूल का है जो हाल के वर्षों में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 8 persons ABCDEFG and H आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो कंटेनिंग 4 people ईच। यानी ये 8 बंदे हैं, A से H तक का नाम है इनका, और ये 4 करके 2 पैरेलल रो में समानांतर कतार में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से बैठे हैं वो समान डिस्टेंस हो, मतलब बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के हों। तो फर्स्ट रो में नाम क्या है भाई, तो ABCD है ना। ये लोग बैठे हैं, फेस कहाँ है इनका, तो साउथ, ठीक है जी। फर्स्ट रो में जो बंदा बैठा है उनका फेस साउथ है, और जो सेकेंड रो में बैठा है उनका फेस किधर है, तो वो नॉर्थ फेस है, ठीक है। और उनका नाम क्या है, EFGH। यानी ABCD हो गया फर्स्ट रो वाले, और EFGH जो हो गए वो सेकेंड रो में बैठेंगे नॉर्थ फेस करके, उनका नाम हो गया, ठीक है जी। और ये 8 बंदे जो हैं अलग अलग बैंकों में काम करते हैं। तो बैंक का नाम क्या है, SBI, PNB, OBC, यूको बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये सब नाम है 8 बैंक के। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जैसे नाम यहाँ पर ABCD है वैसे ही बैंक के नाम भी उनके हों। ये अलग अलग कोई भी इनमें से हो सकता है, प्रोफेशन कोई भी बैंक में जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 5 पॉइंट्स हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने यहाँ पर इसके आगे का वो कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक 4 रो का बनाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 इधर बना दिया, और फिर इसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने बना दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम SBI। जो बंदा SBI में है उसके राइट में दूसरे नंबर पे C बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए इस कंडीशन में ये 2 केस होंगे। एक, अगर SBI यहाँ पर हो जाए, ठीक है, तो फिर इसके राइट में फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे C यहाँ आएगा। मैं ABCD नाम ऊपर लिखूंगा, जिस बैंक से जुड़े हैं उनके नाम नीचे लिखूंगा, ठीक है।
तो SBI अगर यहाँ होता है तो C किधर होगा, इसके राइट में इधर। दूसरी कंडीशन में SBI इधर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं है कि SBI जो है वो बीच में ही होंगे, किनारे पे नहीं होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है ना। तो इसका मतलब है कि एक दूसरा केस भी बनेगा, ठीक है। तो वो एक दूसरा केस भी मैं साथ में बना देता हूँ। दोनों में से कोई भी एक केस होगा, एक केस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक मैंने SBI इधर लिया, ठीक है, SBI इधर आ गया, तो इसके राइट में C जो है वो इधर हो गया। SBI के राइट में C इधर हो गया, तो यहाँ SBI के राइट में C दूसरे नंबर पे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन, G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम SBI। हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि C SBI के दाईं और दूसरा है, G उस व्यक्ति का तत्काल पड़ोसी है जो SBI के व्यक्ति के सामने बैठा है। तो SBI व्यक्ति यहाँ पर है, इसके सामने जो बैठेगा उसका G तत्काल पड़ोसी मतलब बगल में बैठेगा, तो यहाँ पर G बैठ सकता है, ठीक है। दूसरा G यहाँ भी बैठ सकता है क्योंकि ये भी पड़ोसी होगा, ठीक है। तो वो हम अलग केस में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हम केस नहीं बनाएंगे, 2 केस में काम चल जाएगा। SBI के सामने जो भी यहाँ पर है उसका पड़ोसी G इधर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ये फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन G एंड द पर्सन फ्रॉम PNB। G और PNB से जो बंदा है उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब G यहाँ पर है तो फिर PNB वाला बंदा यहीं पर हो सकता है ना, उसके बीच में एक बंदा बैठेगा। और इस कंडीशन में G अगर यहाँ बैठा है तो PNB वाला बंदा कहाँ बैठेगा, तो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है जी। ये 2 केस हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपको ध्यान रहे कि एक ऊपर का अलग केस ले रहे हैं, दूसरे का अलग केस ले रहे हैं, दोनों में से कोई एक केस फेल हो जाएगा, ठीक है, और एक केस सही होगा। ओके, चलिए, तो ये सेकंड पॉइंट था, G और उसके बीच में PNB के बीच में एक बंदा है, ठीक है, और फिर आगे लिखा है इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम PNB फेसेस द पर्सन फ्रॉम कैनरा बैंक। तो PNB का जो निकटतम पड़ोसी है, जो बैंक PNB में काम करते हैं उसका जो निकटतम पड़ोसी है वो कैनरा बैंक के काम करने वाले पर्सन के ठीक सामने है। तो इस वाले कंडीशन में इसका पड़ोसी ये है और ये भी है, ठीक है जी। तो इसके सामने तो ये कैनरा बैंक वाले नहीं हो सकते, लेकिन इसका पड़ोसी के सामने ये कैनरा बैंक वाले हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर ये CB लिख देता हूँ, ठीक है। CB का मतलब हो गया कैनरा बैंक शॉर्ट में, ठीक है। तो ये कैनरा बैंक में ये बंदा काम करेगा और इस वाले में PNB का पड़ोसी इधर होगा। अब इसके सामने जो होगा वो कैनरा बैंक से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, यानी दोनों कंडीशन में देखिए C जो है वो कैनरा बैंक में ही काम करता है। ओके, चलिए, सेकंड पॉइंट भी हो गए हमारे। अब थर्ड पॉइंट में बोला है कि यूको बैंक का बंदा और OBC का बंदा आमने सामने बैठेगा। चलिए यहाँ पर देख ले भाई, कहाँ पॉसिबल है। यूको बैंक और OBC ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही बचा एक जिसमें यूको बैंक और OBC आमने सामने हो सकते हैं। इसलिए यहाँ भी इस कंडीशन में ये नहीं हो सकता, एक यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। तो अब आगे थोड़ा पढ़ लें। G इज़ नॉट फ्रॉम OBC। OBC और यूको बैंक वाले आमने सामने बैठेंगे, लेकिन G OBC से नहीं है। तो इसका मतलब है कि G की जो सामने वाला बंदा होगा वो OBC बैंक में काम करता होगा और फिर ये हो जाएगा G यूको बैंक से, क्योंकि यूको बैंक और OBC वाले आमने सामने हैं। तो इसलिए G OBC से नहीं है, तो फिर G किससे होगा, यूको बैंक से, और फिर जो सामने वाला बंदा हो जाएगा वो हो जाएगा OBC बैंक से, ठीक है। सही चल रहे हम लोग बिल्कुल यहाँ पर। E is not from PNB and does not face the person from SBI। क्या ये इस पे हो जाएगा काम। E जो है वो PNB से नहीं है, तो EFGH देखिए 4 बंदे का नाम नीचे ही आएगा। तो E यहाँ पर नहीं हो सकता, तो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा ना। फिर लेकिन आगे बोला है कि वो ना तो SBI के सामने बैठा है, SBI के सामने वाली, यानी E का नाम यहाँ भी नहीं आएगा। तो फिर E के लिए नाम कहाँ बचा, यहाँ पर, ठीक है जी। और इस वाले कंडीशन में भी E का नाम यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि SBI के सामने नहीं है। तो फिर E का नाम यहीं पर आएगा, यहाँ पर बैठेगा कैनरा बैंक के सामने, C के सामने, ठीक है। ये हो गए। अब इसके बाद हमारा थर्ड लाइन भी क्लियर हो गया। थर्ड लाइन में जो भी पॉइंट था मैंने यहीं पर सेट कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, F फेसेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। F जहाँ भी बैठेगा वो देना बैंक के सामने वाले बंदे के सामने बैठेगा। हिंदी में क्या लिखा है, F के सामने देना बैंक का व्यक्ति बैठा है।
तो एफ का नाम तो इन दोनों में ही आएगा ना, क्योंकि ऊपर नाम जो है ABCD है और नीचे नाम EFGH है, तो एफ का नाम यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। यहाँ अगर एफ होगा तो उसके सामने SBI वाले होंगे, जबकि बोला क्या है एफ के सामने देना बैंक वाले होंगे। इससे कन्फर्म हो गया कि ए यहीं बैठ सकता है और इसके सामने वाला जो भी बंदा होगा वो देना बैंक में काम करेगा। इस तरह यहाँ भी एफ यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि सामने SBI है, तो इसलिए एफ का नाम यहाँ आएगा और इसके सामने वाला जो भी नाम हो उसका देना बैंक में काम करने वाला होगा। ओके, चलिए फिर बोला द वन हु फेसेस H सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। जो H के सामने है वो A के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। अब H का नाम तो यहीं पर आया ना, और तो कहीं नाम होगा नहीं। इसी तरह यहाँ भी H के नाम यहाँ पर आएंगे। ठीक है जी। अब H के, हाँ ये लिखा है जो H के सामने है, ठीक है, वो A के तुरंत बाईं ओर बैठता है। तो H के सामने जो भी होगा वो A के लेफ्ट साइड बैठता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले ABCD जो हैं उनका फेस साउथ है, वो नीचे की ओर एरो होगा साउथ फेस के कारण, ठीक है। और जो नीचे बैठे इनका फेस नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ वाले के लिए हमारा राइट लेफ्ट होता है, साउथ वाले के लिए उनका राइट हमारा लेफ्ट के बराबर होता है, मतलब हमारा अपोजिट होगा। ठीक है, इस वाले कंडीशन में भी यही है, जो ऊपर बैठे हैं उनका फेस नीचे मतलब साउथ की ओर, और जो नीचे नाम है EFGH उनका फेस नॉर्थ की ओर होगा। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर H के सामने जो बंदा बैठेगा वो A के तुरंत बाईं ओर होगा। इसका मतलब है A यहाँ होगा, A के तुरंत लेफ्ट साइड में ये आता है, इधर वाला बंदा होगा जो H के सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही हाल है, H के सामने जो बंदा बैठेगा वो A के तुरंत लेफ्ट साइड में होगा। तो साउथ में लेफ्ट इधर होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट में अभी भी थोड़ी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सीटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर वाला भी करवाया था और लाइन वाला भी कराया था। उसमें कंसेप्ट अच्छी तरह हमने समझाए थे कि साउथ फेस के हिसाब से, नॉर्थ फेस के हिसाब से राइट लेफ्ट कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, ये भी हमारा क्लियर हुआ ना। एफ का फेस देना बैंक सामने है और जो H के सामने है वो A के तुरंत बाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब चलिए लास्ट पॉइंट बचा, तो लास्ट पॉइंट में हम लोग देखें कैसे करेंगे इसको। अब लास्ट पॉइंट में क्या बोला है, B डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। B लाइन के किसी भी किनारे पे नहीं बैठा है। तो देखिए यहाँ पर दो ही नाम बचे ना, B और D। इसका मतलब है कि B जो है वो यहाँ बैठेगा तो किनारा हो जाएगा, तो फिर इसलिए जगह यहाँ पर कौन बैठेगा, D बैठेगा। बट इस वाले कंडीशन में या तो B इधर बैठेंगे या तो B इधर बैठेंगे, जहाँ भी बैठेंगे वो किनारे पे बैठेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा और ऊपर वाला कंडीशन एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो बोला है B किसी लाइन के किनारे पे नहीं बैठेंगे, इसलिए यहाँ पर B इधर बैठ गया, तो ये जगह D के लिए हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, द पर्सन फ्रॉम SBI डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। SBI के सामने जो भी बंदा बैठा है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के काम, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये हो जाएगा। और फिर ये बैंक का नाम क्या बचा, तो आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर नाम अभी कौन से बचे, इंडियन बैंक। ठीक है, तो ये बंदा जो है वो इंडियन बैंक के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जा करके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर B के कारण फेल हो गया, ऊपर आपका सक्सेस है। तो G का मैंने यहाँ पर लिया था इसलिए हुआ, G को यहाँ पर अगर लेते स्टार्टिंग में तो फिर आप देख लीजिएगा वो भी किसी न किसी कारण से जरूर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन जो लिखा है हमारा पर, जो क्वेश्चन है वो हमने इसके बैक साइड में लिखा है, तो मैं अभी उस क्वेश्चन के ऊपर ले चलता हूँ। ये मैं थोड़ा हटा दूँ इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्रॉम SBI। तो SBI से कौन है, तो SBI से यहाँ पर किसका नाम आया, तो B का, इसलिए सेकंड आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद पूछा है C जो है वो किस बैंक से बिलोंग करता है, तो CB से, CB मतलब कैनरा बैंक, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर पूछा है कि इंडियन बैंक से कौन बंदा बिलोंग करता है, तो इंडियन बैंक में कौन है, तो H है, तो यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन फ्रॉम इंडियन बैंक, कि इंडियन बैंक व्यक्ति के सामने कौन बैठा है, तो इंडियन बैंक के सामने जो बैठा है वो B या तो SBI का बैंक का होगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये गलत हो गया। हमने इंडियन बैंक बता दिया, ये आपका आंसर होगा D।
द पर्सन फ्रॉम SBI, ठीक है, जो बंदा SBI का है वो इंडियन बैंक के सामने वाले में बैठा है, ठीक है, इसलिए आंसर हमारा डी होगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ए के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ए से संबंधित जो है वो क्या सही है भाई, तो देखो ए कहाँ है, यहाँ पर ए देना बैंक से है जुड़ा हुआ, तो और कुछ लिखा है इसमें, तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। द पर्सन फ्रॉम PNB फेसेस ए, PNB से व्यक्ति ए के सामने है, तो ए के सामने PNB से व्यक्ति है, ठीक है, यही सही हो गया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। तो बाकी आंसर क्यों गलत होगा, मिला लो। द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, नहीं है कोई, है ना, यूको बैंक कहाँ है देखिए। फिर इसके बाद बोला ए फेसेस द पर्सन हु सीट टू सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में नहीं, जी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे बंदा है जो ए के सामने है, तो इसलिए ये भी गलत हुआ, ठीक है। इसके बाद ए बोला एक्सट्रीम लाइन पे बैठा है, तो नहीं है, वो भी गलत है। ए OBC से, तो वो भी रॉन्ग है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद पांचवें क्वेश्चन क्या बोले हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, ठीक है, सर्टेन वे में 4 एक जैसे हैं, पांचवा कोई एक अलग है, तो क्या भाई क्या रीजन से अलग है, तो यहाँ पर कैनरा बैंक लिखा है, फिर जी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, F है, OBC, तो देखिए भाई कैनरा बैंक देखिए कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर इस किनारे, मैं इसका कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा समझा दूँ ताकि ये दिक्कत ना हो। ये मेरा कहने मतलब ये हो गया कि कैनरा बैंक वाला बंदा यहाँ पर है, फिर उसके बाद नाम क्या लिखा है, जी, जी कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो ये यहाँ पर है। फोर्थ ऑप्शन में F है, तो F यहाँ पर है ना, और फिर उसके बाद OBC है, OBC यहाँ। तो ये क्या पता चल रहा है, ये जो मैंने सर्कल में किया है, ये सब चारों जो हैं वो किनारे बैठे हैं, और F जो है वो किनारा नहीं बैठा है, वो यहाँ पर बैठा है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, तो F, ठीक है। ये हुआ इनमें से और से अलग करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट में कोशिश करें। जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 1 मिनट में कोई कहे कि आधा मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट में सॉल्व होगा, ये कहना गलत है। 5 क्वेश्चन है, ये 5 सेकंड में हो सकते हैं, लेकिन बनाने में अरेंजमेंट करने में तो टाइम लगता है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसको अरेंजमेंट करके बनाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस टाइप के आएंगे। अब बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी क्वेश्चन SBI बैंक PO का ही पूछा हुआ है, हाल के वर्षों में ये पूछा था, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABCDEFGH, इसमें भी 8 मेंबर्स हैं, है ना, और इनमें जो है वो 4 जनरेशन का मतलब कि ब्लड रिलेशन भी साथ में है, आपस में रिश्तेदार भी हैं, ठीक है। और ये गोलाकार टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या क्या लिखा हुआ है, इनके बीच में 2 कपल्स हैं, 2 शादीशुदा जोड़े हैं, और एक विडोअर है, मतलब विडोअर कहते हैं विधुर को जिसकी वाइफ डेथ कर गई हो, ठीक है, ये चीज़ हुआ, ओके। इसके बाद बोला है अगला कि ईच कपल जो है, मतलब जितने भी कपल्स हैं, हैज़ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन एंड द विडोअर हैज़ ओनली 1 चाइल्ड। जितने भी कपल हैं उन सब के 2-2 बच्चे हैं, और जो विडोअर है, विधुर है, उसका सिर्फ 1 बच्चा है, ठीक है। अब वो चाइल्ड है लिखा हुआ, तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद लिखा है ईच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली 1 अमंग अ टीचर। अब देखिए इनमें प्रोफेशन भी दिया है कि उनमें से लोग हैं वो टीचर हैं, कोई अकाउंटेंट है, ठीक है, कोई एक जो है वकील है, डॉक्टर है, म्यूजिशियन है, संगीतकार है, सिंगर है, गायक है, पेंटर है और इंजीनियर है। 8 लोग, 8 प्रोफेशन हो गया, ठीक है, 8 आपस में रिश्तेदार भी हैं, और फिर उसके बाद ये सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। 3 केस यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो रिलेशन का दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा वो सर्कल में बैठे हैं, सर्कुलर टेबल के चारों बैठे हैं, और तीसरा जो है वो उनके प्रोफेशन भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद मेन 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें आप करेंगे क्या, मुझे लगता है कि सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ इसको नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, पहले इनमें ब्लड रिलेशन निकालीजिए, ठीक है, कि जो ब्लड रिलेशन है इनमें आपस में, जो जिनके रिश्तेदार हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको निकालना होगा। तो 4th जनरेशन का मतलब क्या हो गया कि दादा के पिताजी यानी परदादा तक ये जाएगा केस, ठीक है, या नीचे आ जाते हैं तो पड़पोते तक का केस जाएगा, ये ग्रैंड चाइल्ड, तो ग्रेट ग्रैंड फादर तक आपको लेना पड़ेगा, या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बोल सकते हैं उस कंडीशन में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए पहले एक सर्कल में बनाता हूँ। अब ध्यान से देखिए, पहले हम लोग सर्कल में प्रोफेशन का निकाल देते हैं,
ये हमने ऐसे ले लिया। फिर इसके बाद इसके नीचे का एक बना दिया। अब मैं क्यों ऐसा बना रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको। फिर उसके बाद आगे भी जब चलेंगे है ना, तो ये कपल हो जाएगा। फिर इसके भी नीचे 2 होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी कपल हो गए। अब इसके नीचे भी 2 बनाए। तो ये बताइए कितने मेंबर आपको दिख रहे हैं। तो ये मेंबर हो गए आपके 7, टोटल 8 मेंबर है, ठीक है। हमने ऊपर लिखा है, फिर इसके बाद नीचे जो बनाए हैं ये क्या है भाई, तो ये दोनों आपस में कपल हो गए। और फिर ये दोनों आपस में कपल हो गए, लेकिन ये कपल नहीं है, ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। तो एक 8वां बंदा भी जो होगा वो इसी में सेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हुआ, ये नीचे वाले के लिए फादर मदर हो गए, ठीक, इनके वाले के लिए फिर फादर मदर हो गए, 3 पीढ़ी हो गई, और चौथा पीढ़ी ये है। तो 4th जनरेशन हमें बनाना है ना। अगर ये सेट नहीं किया तो नीचे इनके बच्चे आ जाएंगे, कुछ तो सेट होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर कैसे ये लिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ब्लड रिलेशन बना करके सबका नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद इन्हें सर्कुलर टेबल में अरेंज करेंगे, ठीक है। वो सर्कुलर टेबल में जो भी इनका नाम आएगा, जो भी इसमें होंगे, वो हम लोग सेट करेंगे इसके साथ ही, ठीक है। तो देखिए ईच ऑफ द 2 grandfathers आर सिटिंग एडजेसेंट टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रेन, यानी दोनों दादा जो हैं उनके अपने प्रत्येक पोते के पास बैठे हैं। तो ये 2 दादा का मतलब क्या हुआ, जैसे इनके लिए ये फादर मदर हो गए, तो फादर के फादर इधर होंगे, तो नीचे वाले के लिए ये जो हो गए वो क्या होंगे, वो दादाजी होंगे। अब इधर इनके लिए दादाजी कौन हो जाएंगे, तो ये ऊपर वाले, ठीक है। तो 2 दादा हो गए और इनके एक पोता, इधर से एक ग्रैंड चाइल्ड, है ना, इस तरह से हो जाएंगे। ये हो गया कहने का मतलब, ठीक है। फिर अकाउंटेंट की शादी लॉयर से हुई है और ब्रदर उसका जो है वो सिंगर है और वो बैचलर है। तो अब सवाल है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो देखिए इनमें से लिखा हुआ है ए द एल्डेस्ट अमंग देम, ए जो है वो सबसे बड़ा है और वो टीचर है। एंड हिज ओनली चाइल्ड इज़ एन इंजीनियर। देखिए ये सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, ए सबसे बड़ा है और ये क्या है भाई, तो टीचर है, ठीक है। और इनका ओनली चाइल्ड जो है वो इंजीनियर है, तो ये इंजीनियर मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है जी। ये ऐसे बना दिया, ओके। फिर इसके बाद सी इज मैरिड टू जी एंड हर सन इज एच। तो यहाँ पर सी और जी की शादी हुई है, तो ये दोनों में हो सकते हैं, ये दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। और उनका बेटा जो है एच है, तो ये हर लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, सी जो है फीमेल होगी और जी मेल हो जाएगा, ठीक है। तो खैर ये तो बात का चीज़ है, ये हम कर लेंगे बाद में। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर अब आगे कौन सा सेट करें भाई, आखिर तो मैंने ए को बड़ा ले लिया और उनका एक बच्चा इंजीनियर मान लिया, वो मेल है, तो ठीक है ना। तो ये मेल के लिए मैंने प्लस देता हूँ और फीमेल के लिए माइनस देता हूँ। इसमें भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएंगे। इसमें कौन है मेल फीमेल बाद में पता चलेगा। और ये ए जो है ये मेल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिज लिखा हुआ है, ठीक है। हिज मेल के लिए होता है, हर फीमेल के लिए लागू होता है, ठीक है। ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे, ओके। अब इसके बाद देखिए अगला कौन सा पॉइंट लें ताकि यहाँ पर फिर आगे हो। तो देखिए आगे सी और जी मैरिड कपल हैं, एक आपका अकाउंटेंट और लॉयर भी मैरिड कपल है, ठीक है। और अकाउंटेंट का ब्रदर जो है वो सिंगर है, जो कि बैचलर है। अब यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट और लॉयर जो है, या तो ये अकाउंटेंट लॉयर ये होंगे, या तो अकाउंटेंट लॉयर ये होंगे। और इनमें से जो है इनका कोई भाई होगा, तो या तो यहाँ पर इनका भाई हो जाएगा, और या अगर ये अकाउंटेंट ये है तो इनका भाई इधर हो जाएगा। तो सवाल है कि कौन सा लेंगे। तो देखिए ये आपको यहाँ पता चल जाएगा कौन से लाइन से, ये द नीस ऑफ डी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। तो भाई देखिए यहाँ पर जो होंगे इनके लिए ये नेफ्यू हो जाएगा, नीस तो ये इनकी वाइफ हो जाएगी ना नेफ्यू की। तो यहाँ पर जो बैठेंगे ये 2 बच्चे हैं, तो एक नीस और एक नेफ्यू होगा। इसका मतलब है कि जो इनका 3rd चाइल्ड यहीं पर होगा, ठीक है। ये मेल यहाँ पर 3rd चाइल्ड हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये भी हुआ अकाउंटेंट जो हैं ये हो जाएंगे अकाउंटेंट, ठीक है। और इनकी शादी जो हुई है लॉयर से, तो ये हो जाएंगे लॉयर, ठीक है। और हिज ब्रदर, ये जो ब्रदर है जो भी नाम होगा इनका, वो सिंगर है, गायक है और ये बैचलर है, ठीक है। मतलब कि ये शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है, ठीक है। ये सिंगर, ठीक है। ये गायक हो गया। अब अकाउंटेंट लॉयर ये हो गया भाई। तो अब अगला सी और जी के लिए जो है उनका बच्चा एच था, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सी जी यहाँ भी अगर रख सकते हैं तो इनका बच्चा एच नीचे आ जाएगा, अगर सी जी ऊपर रखते हैं तो इनका बच्चा एच यहाँ पर कहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करें, कैसे सेट करें। तो ये वाली जो मैंने लाइन किया था, द नीस ऑफ डी इज
सिटिंग टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। डी की भतीजी, तो देखिए यहाँ जो होगा उनके नेफ्यू नीस ही होंगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डी हो गए और इनके ये भाई होंगे, ये दोनों भाई हो गए ना, ठीक है। तो डी के लिए इनका जो बच्चा होगा ये भतीजा भतीजी होंगे, तो एक मेल और एक फीमेल मैं मान लेता हूँ, तो नीस ऑफ डी ये नीस हो जाएंगे इनके लिए, डी के लिए, तो इसका मतलब डी का नाम यहाँ आएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बार पूछा है सी का जो रिश्ता ए से है, ठीक उसी तरह बी का रिश्ता जी से होगा। अब ए देखिए यहाँ पर है, अब ए का रिश्ता सी से बनाना है, ठीक है। तो सी यहाँ पर जो भी होगा वही रिश्ता बी और जी का होना चाहिए। तो जी का यहाँ पर लिखा हुआ था एक जगह क्या, सी और जी कपल है, ठीक है। सी इज मैरिड टू जी। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या रिश्ता बन सकता है, सोचिए। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन आपको बनेंगे इस लाइन से ही क्लियर होगा कि यहाँ पर जो होगा सी और जी जो कपल होंगे वो मैं बता दूं, यहाँ पर आप रखेंगे जी, यहाँ रखेंगे सी, ठीक है। इसी तरह सी और ए का रिश्ता क्या हुआ, तो फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ। ठीक इसी तरह यहाँ पर जी और सी का बेटा जो है, यहाँ पर क्या लिखा था, सी इज मैरिड टू जी एंड हर सन इज एस। तो सी के लिए यहाँ पर ये जो हर आया है वो सी के लिए आया है, क्योंकि फीमेल हो गई थी सी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। और जी दोनों कपल हो गए, शादी हुआ है, और इनके बच्चे एच यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। अब सी का रिश्ता ए के साथ वही है जो रिश्ता बी का जी के साथ है, तो बी का नाम यहाँ आ गया। कुछ समझ में आया क्यों रखा यहाँ पर, बी जो है वो जी की बहू हो गई, तो सी भी ए की बहू हो गई। तो वही क्वेश्चन बोला है यहाँ पर थर्ड पॉइंट में, सी इज रिलेटेड टू ए इन द सेम वे एज बी इज टू जी। और ए की बहू है, इधर बी जी की बहू है, ठीक है। इतने नाम हो गए अब यहाँ पर क्लियर, ठीक है। अब मेरा नाम क्या क्या बचा, तो नाम एक बचा ई का और दूसरा नाम बचा एफ का। तो ई और एफ में ये दोनों कौन होंगे, तो ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर अगला लाइन से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ई द म्यूजिशियन, ई म्यूजिशियन है ना, इज सिटिंग अपोजिट हिज फादर। तो ई जो है वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। एंड इज टू द राइट ऑफ जी, ये सिटिंग अरेंजमेंट में हमें देखना है। तो ई म्यूजिशियन है और इसके फादर जो हैं वो उसके सामने बैठे हैं, तो इसका मतलब ई हिज हो गया, यानी ई का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एफ का नाम यहाँ पर हो जाएगा। और ई का प्रोफेशन क्या होगा, तो वो लिखा हुआ है म्यूजिशियन, ठीक है। ये हो गए। अब बच गए एफ के प्रोफेशन और इधर बच गए हमारे सी के प्रोफेशन, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द नीस ऑफ डी, डी की भतीजी कौन हुई थी, ये एफ हुई ना, ठीक है। तो ये एफ जो है डी की भतीजी जो है वो डॉक्टर के दाईं ओर बैठी है, इसका मतलब ये खुद डॉक्टर तो नहीं हो सकती ना, तो डॉक्टर कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये इनका प्रोफेशन अब क्या बचा, तो ऊपर आप देख लीजिए कौन सा प्रोफेशन का भी यूज नहीं हुआ है, तो एक हुआ है पेंटर, तो ये पेंटिंग करती हैं, इनका पेंटर प्रोफेशन है, ठीक है। देखिए अभी इस तरह से ये कंप्लीट हो गए। मतलब क्या कंप्लीट हुआ, तो ये रिलेशन पहले कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये रिलेशन कंप्लीट होगा ना तो सिटिंग अरेंजमेंट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग आराम से इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। अब वो क्या होगा एडजस्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले फेस तो सेंटर की ओर है, इसलिए हमें एरो देने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप 8 आदमी का जो है वो उस केस में वो आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले जो यहाँ बोला है फर्स्ट लाइन, ईच ऑफ द 2 ग्रैंड फादर्स आर सिटिंग एडजेसेंट टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ग्रैंड चिल्ड्रेन तो यहाँ पर भाई ई हो गया, एफ हो गया, ये ग्रैंड चिल्ड्रेन हो गए, इनके ग्रैंड फादर जी हो जाएंगे, और एच और डी के ग्रैंड फादर कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, हो जाएगा ना। तो जो ग्रैंड फादर्स हैं, 2 ग्रैंड फादर हो गए ना, ए और जी, तो वो अपने चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन के आसपास बैठे हैं, मतलब राइट और लेफ्ट में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अब आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा ये वाला पार्ट जो है वो हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये बनानी है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यूजिशियन, ठीक है ना, ये यहाँ पर हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो कहाँ पर लें, तो ये लास्ट लाइन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ई जो कि म्यूजिशियन है वो अपने फादर के सामने बैठा है। तो मान लेते हैं अगर सपोज डेट ई यहाँ बैठा है,
तो ई के फादर कौन है? एच, एच यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई और एच आमने सामने बैठ गए, तो यहाँ पर एक पॉइंट और भी लिखा हुआ था कि वो जी के राइट में बैठा हुआ है। ई जो है वो अपने फादर एच के सामने बैठा है और जी के राइट में बैठा है, वो जी के राइट में एंड वहाँ पर है, तो वो ई के लिए लागू होगा। तो इसका मतलब जी इधर हो जाएंगे, फेस सेंटर की ओर है ना, तो इसलिए राइट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट क्लॉकवाइज लिया जाता है। ओके, तो जी यहाँ पर हो गए, तो इसके राइट में ई हो गए और ई के सामने एच यहाँ पर हो गए। अब ई के लिए जी क्या है भाई? तो इसके ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर जो है जी वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के पास बैठे हैं, तो जी के लिए दो ग्रैंड चाइल्ड हो गए, एक ई हो गया दूसरा एफ हो गया, तो जी के पास एक ई हो गया तो दूसरा एफ यहीं पर हो सकता है ना। ठीक है जी, और एफ के लिए यहाँ क्या लिखा था ये पॉइंट पे? द नीस ऑफ डी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। जो डी की भतीजी है वो डॉक्टर के दाईं ओर बैठी है, तो डी की भतीजी एफ हो गई, वो डॉक्टर कौन? सी के दाईं ओर बैठी है, इसका मतलब सी इधर हो गया। ठीक है, मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो है डी और एच, ये दो ग्रैंड चाइल्ड, इसके कौन से ग्रैंडफादर? ए हो गए, तो जब एच यहाँ पर है तो ए इधर होगा और डी यहाँ पर हो जाएगा ना, क्योंकि ए जो है वो ग्रैंडफादर हैं, वो अपने दोनों ग्रैंड चाइल्ड के बाजू बैठे हैं। ठीक है, पास बैठे हैं। एक हो गया जी इधर, जो है ई और एफ के पास बैठे हैं। ठीक है, तो इनका भी सब हो गया सेटिंग यहाँ पर। अब ये नाम जो है वहाँ पर किसका बचा? तो नाम बचा बी का। ठीक है, तो ए बी फिर सी डी ई एफ जी एच, ये हो गए ना 6 लोग, 8 लोग हो गए ऐसा सेट। तो इस तरह से मैंने पहले क्या किया, मैं इस लाइन को अलग कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले हमने ब्लड रिलेशन बनाए, ठीक है, उसके बाद हमने ये सिटिंग अरेंजमेंट सेट किया। साथ साथ करते तो ज़्यादा टाइम लगता और फिर थोड़ा मुश्किल भी होता बनाना। मेरे हिसाब से आपको साथ साथ ना करके इस तरह से पहले रिलेशन निकाल लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपको उनका सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है यहाँ पर? तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू द पेंटर। डी का जो रिश्ता है वो पेंटर से कैसा है? तो पेंटर कौन है? एफ है, तो डी की ये नीस है, तो ये डी इनके लिए क्या हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, तो आंसर बी बन गया। ठीक है, बात समझ में आई। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है हाउ इज एच रिलेटेड टू द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू सी। ठीक है, एच का रिश्ता एच सी के जो सामने बैठे हैं उस व्यक्ति से एच का रिश्ता क्या है? तो सी के सामने कौन बैठा है? तो बी बैठा है। ठीक है, तो सी के अपोजिट जो बैठे हैं वो बी है, उनका रिश्ता हमें बताना है एच से। तो बी का रिश्ता एच से देखिए क्या है? हस्बैंड वाइफ का है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है एच कौन लगेंगे, तो हस्बैंड आंसर बनेगा। वो ऑप्शन कौन सा है? तो थर्ड है। आगे समझ में। फिर इसी तरह यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, थर्ड क्वेश्चन, हु इज मैरिड टू द इंजीनियर। इंजीनियर से शादी किसने की? तो इंजीनियर का नाम कहाँ पर था भाई? जी, तो उससे शादी किसने की? डॉक्टर ने, यानी सी ने। तो यहाँ पर डॉक्टर होगा, बोल लिया आंसर। ठीक है, फिर पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन द सिंगर एंड म्यूजिशियन। सिंगर और म्यूजिशियन के बीच में कौन बैठा है? तो सिंगर कौन? डी, और म्यूजिशियन कौन? ई, है ना। तो डी और ई के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए इधर सिटिंग डी और ई के बीच में कौन है भाई? तो बी है, और बी का प्रोफेशन क्या है? लॉयर। तो यहाँ पर नाम नहीं बता करके हमें उनका पेशा बताना है, तो पेशा क्या हो गया? वकील है। ठीक है, तो वो वकील बैठे हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। फैमिली में कितने मेल मेंबर हैं? तो जहाँ भी प्लस का साइन वो मेल हो गए, तो नीचे मैं ई से शुरू करूँ तो एक ई हो गया, फिर एच हो गया, फिर डी हो गए 3, जी हो गए 4 और ए बी हो गए तो 5। ए भी मेल ही होगा ना, विदुर लिखा है तो विदुर यहाँ पर कौन है? तो ए ही तो है, वो विडोअर हो गया। ठीक है, और उनका एक बच्चा जी हो गया, ये सब लिखा हुआ था। और ये दो कपल हैं, इनके 2 बच्चे इधर हो गए, और ये जो कपल हैं एच और बी, इनके 2 बच्चे इधर हो गए। ये क्वेश्चन के डायरेक्शन में ही सब लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मेल मेंबर जो हो गया वो आपके हो गए 5। ठीक है ना। कौन कौन हुआ? ई हो गया, एच हो गया, डी हो गया, 3 हो गए इधर ही, जी इधर हो गए और इधर ए हो गए, 5 हो गए टोटल। बाकी 3 महिलाएं होंगी, सी बी और एफ, है ना। तो ये इस तरह से 8 आदमी में 5 मेल मेंबर हो गए और फिर बाकी 3 फीमेल मेंबर। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को, वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ। ठीक है, अब अगला वीडियो लेक्चर में जो होगा वो उसमें फिर मैं 2 क्वेश्चन अलग से लेकर के आऊँगा। ठीक है, उसमें भी अच्छा क्वेश्चन होगा, मज़ेदार क्वेश्चन होगा, और वो भी किसी न किसी एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है,
थोड़ा बहुत नाम वगैरह हो सकता है मैंने फेर बदल कर दिया हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा वो सेम उसी ढंग से होगा। ये बैंक पीओ में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, एसबीआई बैंक पीओ हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस का हो, आरबीआई का हो, आरआरबी का हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देते ही देते हैं। इसलिए इसको जो बच्चे अच्छे एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे बैंक पीओ का उनका फोकस है, वो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।